नमस्कार, मैं अविनाश सैनी। नई शिक्षा नीति 2020 को 5 साल पूरे हो गए हैं। इन 5 साल में क्या अनुभव रहे, शिक्षा नीति किस तरह से लागू हुई और जहाँ-जहाँ पे लागू हो रही है, उसके क्या परिणाम सामने आ रहे हैं, इसी पे आज हम बात करने जा रहे हैं। और हमारे साथ बातचीत के लिए हैं डॉक्टर अनीता रामपाल। डॉक्टर अनीता रामपाल दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर और डीन रही हैं। शिक्षा नीति, दुनिया भर की शिक्षा नीति जो है उनका अध्ययन इन्होंने किया है। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के साथ जुड़ी रही हैं, एनसीईआरटी के साथ जुड़ी रही हैं, चेयरपर्सन रही हैं। तो उनसे बात करते हैं कि जो नई शिक्षा नीति यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो लागू हुई है, उसका क्या अनुभव आप बताना चाहेंगी इस समय पे? देखिए, जब से ये आई है नीति तभी से हम लोग इसकी समीक्षा कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं ध्यान से, क्योंकि जैसे मैंने कहा आपको कि हम नीति बनाने में साथ थे, नीति पढ़ाने में हमारा काम रहा है, तो ये हमारा एक काम है जो हम लोग शिक्षाविद के रूप से करते हैं जी। मगर सबसे पहले तो एक दिक्कत है कि जिस तरह ये नीति आई है वैसे हमारी नीतियां आती नहीं है। उस तरह एक नीति जो है उसके सामने एक लक्ष्य होता है, और जब नीति आती है तो पिछला जो क्या हुआ है, किस तरह से क्रियान्वयन हुआ, नहीं हुआ, नई चुनौतियां क्या आई हैं, उसका ब्यौरा होता है। और उसको ब्यौरा एक शिक्षा जानने वाले लोगों से किया जाता है। जी। ये जो आई है नीति, इसमें उस तरह का कुछ भी नहीं है, ना कोई उसका इतिहास है। राइट टू एजुकेशन एक इतना बड़ा ऐतिहासिक अधिकार हमारे बच्चों को मिला है, उसका एक ही जगह उसके बारे में कहा गया है। और उसके बाद जो लक्ष्य भी है वो काफी दिक्कत वाले हैं कि मतलब हम हमारा देश जो है वो विश्व गुरु बन जाए, हमारे ग्लोबल सिटीजन्स बन जाए, हमारे जो छात्र जी, हैं जी। हमारे। तो ये सुनने में शायद लगता हो कि बहुत अच्छी बात है, ऐसा है, मगर ये शिक्षा के तौर से जिस दौर से हम निकल रहे हैं और जो शिक्षा के सामने चुनौतियां हैं वो हमें नहीं दिखती है इसमें। दूसरी जो हमें चीज दिखती है वो ये है कि अभी तक जो हमारी, जैसे एक मैंने कहा कि शिक्षा का अधिकार वो जी, कानून है, कानून। पर ये जो नीति है इसमें जो बातें हो रही है वो उस कानून के खिलाफ हो रही है। तो तो एक कानून को आपके बारे में आप ऐसी चीजें ला रहे हो, मतलब आप इस तरह के का प्रस्ताव दे रहे हो जो उस कानून का भी हनन करते हो, तो वो दिक्कत है। क्योंकि संविधान हमारा कहता है कि शिक्षा तो समवर्ती सूची में है। इसका बिल्कुल। मतलब कि राज्य का भी की भी उतनी भूमिका है जितनी केंद्र की है। केंद्र की है। मगर अगर ये इसके क्रियान्वयन में इतना केंद्रीकरण हो कि वो जो केंद्र कहे राज्यों को मानना ही पड़ेगा, तो वो भी संविधान का जो प्रारूप है, जो जी। फेडरलिज्म है हमारा, उसके अनुकूल नहीं है। अनुकूल है। तो इसलिए कई चीजें शुरू से ही दिख रही थी, और अब जब उसको लागू करना शुरू किया है तो जी। अभी और भी हमें दिक्कत आ रही है। हम देख रहे हैं कि जैसे स्टेट राज्य अपने स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग एससीईआरटी, कैसी है? अब उनको सबने, कई राज्यों ने कह दिया नहीं हम तो अपना कुछ नहीं बनाएंगे, जो एनसीईआरटी ने बनाया वो बनाएंगे। अब ये सही नहीं है, ये राज्य की जिम्मेदारी नहीं है। जी। तो ऐसे कई इसके क्रियान्वयन में इस तरह के जो निर्णय लिए जा रहे हैं वो भी दिक्कत वाले। जी। इसको जो पास किया गया संसद में, वो भी ऐसे समय पे हाँ, पास किया गया जब बिल्कुल संसद है नहीं, बिल्कुल कोरोना का समय बिल्कुल। है। कोविड के टाइम जब सब कुछ बंद है, सारी संस्थाएं बंद है, हम्म, और कुछ ज्यादा ही समय के लिए बंद है, इतने समय के लिए शैक्षणिक संस्था बंद नहीं होनी चाहिए, हम्म, तो ऐसे बंद है। और उसके बाद बिना कोई डिबेट के, बिना पार्लियामेंट में डिबेट करके हमने इसको आगे कर दिया। और इसमें हमने डिजिटल एजुकेशन का एक अलग चैप्टर बना दिया जो पहले ड्राफ्ट में नहीं था, कि अब हम ऑनलाइन में इतना कुछ करेंगे डिजिटल, जो कि मतलब शिक्षा के लिए मददगार होना चाहिए, पर उसको जितना पुश किया जा रहा है कि अलग कोर्सेज, बल्कि यूनिवर्सिटी में तो ये कहा जा रहा है कि आप आधे आपके जो क्रेडिट्स हैं आप अपने कोर्स से लीजिए और बाकी आधे क्रेडिट्स कहीं से भी लीजिए। तो वो तो उस कोर्स को ही अपने तरह से उसका जो असर है उसको आप ऐसे कर दोगे कि उसका फायदा कोई नहीं है, मतलब नहीं रहेगा। मतलब नहीं है, जो उसकी सार्थकता है उसको कम कर दोगे, क्योंकि आप कहोगे जाओ कहीं से भी आप क्रेडिट ले आओ, तो ऑनलाइन कर लो, किसी भी प्राइवेट उस जगह से कर लो। तो ये दिक्कत है। और जो कमर्शलाइजेशन का पुट है वो बहुत ज्यादा है। एक तो मैंने कहा केंद्रीकरण, कि हर चीज केंद्र से आए और वो लागू करना पड़ जाए राज्यों को भी,
और केंद्रीय कंट्रोल से रहे, वो संयम रहे, उसी का पूरा ढांचा, मतलब एक पॉलिसी जब बनी तो उसका ड्राफ्ट 500 लगभग पेजेस का है। जो पाठ्यचर्या का प्रारूप है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, 550 पन्नों का। ऐसे नहीं बनती ये दस्तावेज, ऐसे नहीं होते। ये सिर्फ गाइडलाइंस होते हैं और आगे राज्य का काम होता है। यहाँ उल्टा हुआ है। नई शिक्षा नीति को बहुत सारे राज्यों में लागू किया जा रहा है, बहुत सारे बदलाव शिक्षा के क्षेत्र में आए हैं। तो वो कौन कौन से बदलाव आपने नोटिस किए हैं पाठ्यक्रम में, जैसे आपने हाँ। बताया, तो किस तरह के बदलाव हैं और उनका क्या असर समाज पे और शिक्षा पे पड़ रहा है? पाठ्यक्रम में तो काफी, मतलब स्कूल में भी और उच्च शिक्षा में भी बहुत ज्यादा बदलाव आ रहे हैं, जो जिसका बहुत नुकसान होने वाला है। एक तो जिस तरह से पाठ्यक्रम बना और अब छठी, सातवीं, आठवीं की यहाँ तक की किताबें बन रही हैं, तो वहाँ भी जिस तरह से दिए जा रहे हैं, जिस तरह से सामाजिक अध्ययन में तो बहुत ज्यादा खिलवाड़ है। इतना खिलवाड़ है, मतलब हम कह रहे हैं कुछ डालना है, कुछ निकालना है, ये ऐसे तो बहुत उसका चिंतन वगैरह होता रहता है, मगर गलत ढंग से डालना और एक झूठा बनाना एक परिप्रेक्ष्य किसी का, जी। तो वो तो हम बच्चों को जिस तरह से पढ़ाया जा रहा है, वो उसका बहुत लंबा दूरगामी उसका असर होगा। तो वो इसके बारे में लिखा भी जा रहा है कि इतिहास को मरोड़ तरोड़ के हम दे रहे हैं, विज्ञान में भी हम कुछ चीजें अपनी मर्जी से दे रहे हैं। डार्विन का पाठ जैसे हाँ, हटाया वो अब वो पहले हटा दिया था, अब आगे क्या करेगी, कोई 10वीं का भी बना नहीं है, तो वो क्या बनेगा। और हम सब अभी तक हम लोग जो ज्ञान मानते हैं, वो ज्ञान ये नहीं कि सिर्फ जो इन विषयों से आता है, हम ज्ञान लोगों के ज्ञान से भी आता है। बिल्कुल। कि हम कहते हैं कि मछुआरों का ज्ञान है, कुम्हारों का ज्ञान है, बुनकरों का ज्ञान है, ये कैसे आता है, चाहे हम गणित पढ़ा रहे, चाहे हम जी। विज्ञान पढ़ा रहे। मगर अब ये जो इंडियन नॉलेज सिस्टम करके बार बार उसको डाला जा रहा है, वो सिर्फ एक बहुत ही चुनिंदा रूप से देखकर उसमें कई भ्रांतियां भी डाली जा रही है। जो विज्ञान नहीं है उसको भी विज्ञान में ठूसा जा रहा है कि भाई आप यहाँ से ये हो जाएगा, इस मतलब चाहे वो एस्ट्रोलॉजी है, चाहे वो इन्होंने पूरा गौमूत्र या इसके बारे में जी। जो विज्ञान किए, वो चीजें जिस तरह से डाली गई हैं उनको परखा नहीं गया है। और केवल ऐसे रिटर्न स्रोत जो कि एक कास्ट से, अपर कास्ट नॉलेज सिस्टम लिखी हुई चीजें हैं, उनको ज्यादा जगह मिली है। जो लोगों का ज्ञान है, जो कि काम का ज्ञान है, वो नहीं मिलता नहीं है। उसको बल्कि अलग किया जा रहा है, नॉलेज किया जा रहा है सिर्फ एक, जो कि आप दिमागी ज्ञान हो, और हाथ के स्किल को अलग किया जा रहा है। अभी तक हमारी सारी नीतियां, जी। नई तालीम से लेके राधा कृष्ण समिति से लेके मुदलियार कमेटी से, इन सब कमेटियों की जो प्रस्ताव है वो ये है कि हाथ और दिमाग और दिल सब मिलके इन सब एक दिशा में। मिलकर शिक्षा होनी चाहिए, वर्क बेस्ड शिक्षा होनी चाहिए, वोकेशन नहीं। मतलब आप काम का नहीं सोचो, आप वर्क का सोचो, क्योंकि वोकेशन जो है वो हमारे समाज में वो अलग अलग ढंग से है। कुछ काम कुछ लोगों के लिए लायक समझे जाते हैं, कुछ काम जात से जुड़े होते हैं। तो वोकेशन, हम बच्चे को वोकेशन नहीं सिखा रहे, हम हर बच्चे को सिखा रहे दिमाग का काम, हाथ का काम मिलकर कैसे हम काम करते हैं। सबको करना चाहिए। हाँ, सबको करना चाहिए, व्यावहारिक रूप से हम कैसे करते हैं, और कुछ आप आगे वो काम करोगे कि आपकी जिंदगी का वो वोकेशन बनेगा, ये नहीं सिखाते और ये नहीं सिखाना चाहिए, वो अलग नहीं करना चाहिए। सब बच्चे एक साथ पढ़ें और सब कुछ सीखें, फिर जाके आगे स्पेशलाइजेशन। तो वो जो है वो बहुत जल्दी कर रहे हैं, ये कह रहे हैं हम तीसरी से वोकेशन शुरू कर देंगे, हम लोगों को ये सिखाना शुरू कर देंगे। वो समाज को बांटने का और तरीका है। वैसे ही समाज में कितने कितने हमें दिखता है विभाजन है, बहुत विभाजन है और विभेदीकरण भी है। और अगर हम बच्चे को शुरू से ही कह देंगे कि भाई कुछ लोग सिर्फ हाथ का काम करेंगे और कुछ दिमागी काम करेंगे, तो ये हमारे समाज में बहुत गलत असर, और बहुत मुश्किल से, खासकर उच्च शिक्षा में आज भी हम देखते हैं कि लगभग हमारे मुश्किल से 20% बच्चे 12वीं खत्म कर पाते हैं और आगे जाते हैं, अगर हम एवरेज देखें पूरे देश का। तो ये तो सही नहीं है, ये तो न्यायपूर्वक नहीं है। तो न्याय के लिए शिक्षा कैसे होनी चाहिए, जिसमें हर एक की भागीदारी हो, हर एक की भाषा, हर एक का परिवेश,
वो परिवेश से क्या सीख रहे हैं, वो हमारा नॉलेज सिस्टम है। जी ये नहीं कि बस कुछ ही हमारे टेक्स्ट है जिनको हम कहेंगे कि ये हुआ है, ये जान लो, वो सब नहीं। तो इसलिए इंक्लूसिव नहीं है ये, बल्कि और विभेदीकरण करता है। हम्म ये बच्चे को 5वीं में ही फेल करने के लिए तैयार हो रहा है, बल्कि राइट टू एजुकेशन में था कि 8 साल आप कोई ऐसा सिलेक्शन वाला टेस्ट नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। मूल्यांकन कीजिए, आकलन कीजिए, मगर कोई ऐसा टेस्ट नहीं लीजिए जिसमें कि बहुत ज्यादा आप बच्चों को बाहर निकालने की बाहर काम करेंगे, फेल करेंगे, ये नहीं। पर वो अब 5वीं में करना चाह रहे हैं, कई कह रहे 3री में कर लो, 5वीं 8वीं का तो उन्होंने पहले स्टेट्स में छोड़ा था, अब इस साल सेंटर ने ले लिया है कि अगर आप फेल हुए और रीटेस्ट में भी फेल हुए तो फिर आप फेल हैं, जी। आपको रोका जाएगा। तो आपने केंद्रीयकरण की बात की, हाँ। व्यापारीकरण की भी बात हुई। एक आरोप ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है इस पे लगता है कि सांप्रदायिकीकरण हाँ, भी सही है, बहुत ज्यादा हो सही रहा है। जो मैंने आपको कहा, जी। जब आप इतिहास को ही मरोड़ दोगे, उसमें से चीजें निकाल दोगे, आप ऐसे बात करोगे जैसे कि पूरा इतने हमारे इतने सदियों का इतिहास आप ऐसे कहोगे जैसे वो वायलेंस ही थे, वो टेरर के आधार पे मुगलों को आपने इतनी बुरी तरह पेश किया है, गलत तरह पेश किया है। तो दुनिया में लोग उस कला को, उस आर्किटेक्चर को, उस पीरियड को समझते हैं, जी। उसका क्या असर है हमारे खान पीन देश के। इसमें आपने अलग करने की कोशिश की है, तो एक इस्लाम या मुस्लिम की समझ या बुद्ध की समझ जो थी कि बुद्धिज्म में कैसे सवाल उठाए गए थे, बुद्धिस्ट जो जी जी फिलॉसफी थी वो सवाल उठाने की बिल्कुल। थी, वो नहीं है आप सबको एक ही तरह से एक ही लाइन में आगे बढ़ रहे हैं। तो ये बहुत ज्यादा इसमें विकृतियां हैं, और जिस तरह के लोगों को ज्यादा बड़ा करके दिखाया जा रहा है, तो वो सब विकृतियां हैं, ऐसा जी नहीं कि कुछ छूट गया कुछ रह गया। जी 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 तो एक समझ से उसको डाला गया, और पहली लाइन में 7वीं की किताब में अगर आप पहली लाइन में कहते हो कि ये 4 जो हैं धर्म ये बाहर से आए, पहली लाइन में कह देते हो आप, क्या मतलब इसका? बच्चे के दिमाग में आप क्या डाल रहे क्या हो? डाल रहे क्या बाहर से आए, है ना? हम्म तो ये गलत तरह की कथन है, और गलत तरह से इसको पेश किया गया। जी। अ, आपने दुनिया भर में जो शिक्षा नीतियां हैं उनका अध्ययन किया है, तो ये जो शिक्षा नीति है और जो दूसरे देशों में शिक्षा नीति, जो खासतौर पे विकसित देश हैं उनमें या फिनलैंड जैसे देशों में जो शिक्षा नीति अपनाई जाती है, उसकी दिशा में क्या अंतर आपको महसूस होता है? हम तो मतलब सभी, चाहे वो दुनिया भर में आजकल दिक्कत है कि एक बहुत नव उदारवाद का दौर है, हम्म, जो पहले यूनेस्को वगैरह जिस तरह से ह्यूमनिस्ट मानवीय रूप से शिक्षा को देखते जी थे, अब वो भी चुप हो गए, क्योंकि फंडिंग जो आती है वो OECD और ऐसे संस्थाओं से आती है, गेट्स फाउंडेशन वगैरह वगैरह। तो उन पे भी बहुत दबाव है कि वो ज्यादा टेस्टिंग, ज्यादा स्टैंडर्डाइजेशन, इन चीजों पे बात करें। तो वहाँ भी एक संघर्ष चल रहा है, तो हम उसमें भी अपनी टिप्पणी देते हैं, क्योंकि हमें कहते हैं कि हम इसके बारे में लिखिए, वहाँ किस तरह का पाठ्यक्रम बना जा रहा है या कैसे किया जा रहा है। तो वहाँ भी दिक्कत है, मगर कुछ देश जिन्होंने वास्तव में काम किया है गुणवत्ता के लिए, और वो गुणवत्ता किसको मानते हैं हम दुनिया में, मतलब कि अगर बच्चे जब आए और जिस पृष्ठभूमि से आ रहे हैं, जी इकोनॉमिक, आर्थिक या सामाजिक पृष्ठभूमि, और फिर 10 साल उनको आप सबको समतुल्य शिक्षा दो, अच्छी गुणवत्ता की, और फिर जब उनका परफॉर्मेंस देखते हैं आप, तो उसमें कोई ऐसा झलके नहीं कि किस बच्चे का क्या किया, पृष्ठभूमि क्या थी। सब अच्छा करें, कहाँ से भी, गरीब है, अमीर है, गांव से है, शहर से है, सब अच्छा करें। वो जो देश है उसको हम मानते हैं कि उन्होंने समता के लिए शिक्षा का इस्तेमाल किया है और शिक्षा को और कारगर किया है। तो ये जैसे फिनलैंड ने मुझे बुलाया था, पॉलिसी पे ही बुलाया था, और मैंने देखा कि वास्तव में जिस तरह से उन्होंने जब चेंज किया था पाठ्यक्रम, तो वो मुझे मिले थे लोग, आज चाहे रिटायर हो गए, और कहा कि हमने 10 साल में पाठ्यक्रम बनाया, और 10 साल यानी कि 1 साल में करके, और हमने सबसे पहले लोगों की सहमति, लोगों को कैसे कन्विंस करना है, क्योंकि लोग तो सोचते हैं कि ये क्या हो गया, ये तो। और हमारे लिए ये चुनौती थी कि क्योंकि पहले जो ग्रामीण क्षेत्र से आते थे उनको वो मौके नहीं मिलते थे, तो हमने पाठ्यक्रम इसीलिए बदला, और हमने, तो वो आज हमें दिख रहा है कि वो चाहे जिस तरह से वो पढ़ाते हैं,
उन आज उनके देशों में बहुत इमिग्रेंट्स आ रहे हैं हम्म, और वो अपने बेस्ट टीचर्स उन इमिग्रेंट्स बच्चों को ले देते हैं। मतलब वो चाहते हैं कि जो भी आ रहे हैं उनको उनको एक पर्सनल आत्मीय रूप से उनको हम सपोर्ट करें और फिर ये नहीं हो कि कोई भी छूट जाए। छूट जाए। तो वो इस तरह से उनकी गुणवत्ता जो है वो बहुत इंक्लूसिव है। वो और इसीलिए जाके सब बच्चे इकट्ठे एक दूसरे को समझते भी हैं और फिर इकट्ठे सब अच्छा करते हैं। हमारा यह है उल्टा कि पहले ही हमारे सिर्फ 20% है जो स्कूल खत्म कर पा रहे हैं जी। और जा पा रहे हैं आगे। हम उसमें भी और छटाई करना चाहते हैं। हम कहते हैं नहीं इनको रोक दो। हम ये नहीं कहते कि इनका अधिकार है सीखना। हमारी मिनिस्ट्री एजुकेशन मिनिस्ट्री ने 2009 में जी। जब शिक्षा का अधिकार लाए थे जी। तो एजुकेशन मिनिस्ट्री ने कहा था अगर कोई बच्चे पास नहीं हो पाते हैं तो वो हम फेल हो रहे हैं, हम फेल हो रहे हैं, बिल्कुल बच्चे सही नहीं। बात। हमने हमारा उनको सिस्टम फेल हाँ, है। हमारा सिस्टम और हम मिनिस्ट्री ने कहा हम्म, कि हमने उस तरह का उनको माहौल नहीं दिया, उस तरह का टीचर नहीं दिया, उस तरह का सामग्री नहीं दी जो बच्चों को मिलनी चाहिए। और जो अगर ज्यादा वंचित परिवार से तो हमारी ज्यादा भूमिका बनती है। बिल्कुल। पर आज उल्टा है, हम बहुत जल्दी उनको निकाल के छांट देना चाह रहे हैं और फिर हम जिस तरह के कोर्सेज बना रहे 11वीं 12वीं में भी वो ऐसे हैं कि वो नाम के लिए कोर्स होंगे, वो नाम के लिए सर्टिफिकेट होगा, उसमें जो पढ़ाया जाएगा वो किसी का आगे आप उसमें पढ़ाई नहीं कर सकते। तो नाम होगा, वोकेशनल नाम होगा कुछ, पर वो एक खाना पूर्ति सी है। तो हम ऐसे कोर्स भी देख रहे हैं कि ऐसे कोर्सेज यूनिवर्सिटी में भी आए हैं। हमारे स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि 4 साल का हम कर रहे हैं, स्टूडेंट्स 3 साल के बाद छोड़ गए क्योंकि वो कह रहे हैं हमने जो सीखना था सीख लिया, हमें नहीं लग रहा कि चौथे साल में हम इसमें और सीखेंगे। सीख पाए। तो ये ऐसा होना नहीं चाहिए कोर्स। हम दूर दूर से आते हैं और हम इतना पैसा खर्च के दिल्ली आके रहते, तो हमें चाहिए कि एक अच्छा रिगरस कोर्स हो। इसमें बहुत सारी चीजें ऐसे ही डाली भरी जा रही है जिनका कोई सार्थक मतलब नहीं, जी। तो वो दिक्कत है। शिक्षा नीति में बहुत सारी चीज़ें जब ड्राफ्ट आया था और उसके बाद नीति आई तो बहुत सारी बातें आ रही थी कि टीचर्स की संख्या बढ़ेगी, कॉलेजेस की संख्या बढ़ेगी और ये क्लस्टर पे एक बड़ा हब बनेगा। तो वो तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। नहीं, उल्टा है। वो दिखाया जा रहा था कि हब बनेगा, पर वो हब नहीं, वो छोटे स्कूलों को बंद करने का प्लान था और है। हजारों स्कूल बंद किए गए, हजारों स्कूल बंद किए गए। और हमने जब पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के सामने भी ये रखा है कि ये किस आधार पे बंद हो रहे हैं, क्योंकि सब जितने दूर दराज इलाके हैं वहां तो इन्होंने कहा है नीति आयोग ने कि अगर 20 बच्चे नहीं है तो हाँ जी, बंद कर ये बंद कर दो, 50 नहीं है तो ये तो नॉन वायबल है। अरे नॉन वायबल का मतलब कौन तय करता है ना, कि वो बड़ा स्कूल अच्छा है और छोटा स्कूल अच्छा नहीं, किसने तय किया है और किस आधार पे किया है? तो जो ज्यादा किसी के पास उसका एक्सेस है, उसके पास है वो स्कूल, वो उसका अधिकार है। हम उसके अधिकार को कैसे छीन रहे हैं? तो ये हजारों स्कूल बंद हुए। तो जब पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने मिनिस्ट्री से पूछा है तो मिनिस्ट्री ने जवाब दिया है कि इसका कोई डेटा नहीं। क्या हम मान सकते हैं कि स्कूल बंद हो गया है और मिनिस्ट्री कह रही है कि इसका डेटा रखा नहीं गया? जो यूडाइस डेटा रखता है वो इसका डेटा नहीं रखते कि कौन सा स्कूल कब बंद हुआ है। तो आज तो जो संघर्ष है वो बहुत बड़ा है। मतलब जो जिनके लिए स्कूल भी नहीं है, जिन बच्चों को मौका नहीं मिला है, वो केवल स्कूल नहीं, कॉलेज में आज अगर हम देखें, और ये एक सर्वे हमको बता रहा है कि लगभग 85% बच्चे हैं जो फर्स्ट जनरेशन है जो कि कॉलेज में पढ़ने आए। तो हमें उनका ध्यान रखना है कि किस तरह की कोर्स बन रहे हैं, वो उनका पूरे समय का फायदा उठ रहा है या उनका हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं। उसको आगे जाके उनको मौके मिलेंगे पढ़ने के भी कि नहीं मिलेंगे, या काम के मौके मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, या हम ऐसे कोर्स डाल रहे हैं उनको कि आप पंचांग बना लो और आप ये बना लो। तो ये सारी चीजें देखते हुए जो हमारे अच्छे यूनिवर्सिटी भी थी जहाँ पिछले 10-15 साल में, मतलब उससे पहले के हमको लगा था कि बहुत ज्यादा दूर दराज लोग इलाकों से आ रहे हैं स्टूडेंट्स, अब वो भी बंद हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट रख दिया है। पहले हम स्कूल के मार्क्स से फिर उनको यूनिवर्सिटी में लेते थे। अब आपने कॉमन एंट्रेंस टेस्ट रख दिया है जो सिर्फ मल्टीपल चॉइस है। अब मल्टीपल चॉइस मतलब एक आंसर टिक कर दीजिए,
उससे आपकी कोई समझ नहीं दिखती है, हम्म। आपकी क्षमताएं नहीं दिखती हैं, कितना गहरा आपने पढ़ाई की है नहीं किया, एक टिक कर दिया आपने बस। तो ऐसे करके, और वो उसके लिए सिर्फ आपको प्रैक्टिस की जरूरत है, अगर उसमें अच्छा करना है उतने टाइम में कितना जल्दी करना है, बिल्कुल। उसके लिए कोचिंग। तो वो कोचिंग को बढ़ावा मिल रहा है, सब बच्चे अब कोचिंग करके इसमें आएंगे। अभी यूनिवर्सिटी में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो गरीब बच्चे हैं नहीं आ पाए हैं उस तरह से, जो लड़कियां हैं वो कम, जैसे इतने संख्या जी में जी लड़कियां जी। आ रही थी अब कम हो रही है, क्योंकि उनको कोचिंग का मौका नहीं मिल रहा है, से नहीं लेना चाहते स्टूडेंट्स को। तो इसलिए वो भी रोकना है, ये जो सेंट्रलाइज टेस्टिंग कर दिया है कि ऐसे करके आप सिर्फ यूनिवर्सिटी में जाएंगे। तो ये कई चीजें हैं जिसका लगातार टीचर्स जो पब्लिक सिस्टम है, क्योंकि प्राइवेट में तो कोई रिजर्वेशन है नहीं, नहीं। तो कौन देखेगा वहाँ कि वो उस तरह की रिजर्वेशन मिल रहा है बच्चों को कि नहीं, सीट्स मिल रही है कि नहीं। तो इसलिए हम कह रहे हैं मिडिल क्लास को भी कि तुम प्राइवेट यूनिवर्सिटी में भेजो, जो हमारी बेस्ट सरकारी यूनिवर्सिटीज थी जी। उनको भी हम खत्म कर देंगे। खत्म कर। तो इसका मतलब ये है कि वो जो अ, एक खास वर्ग को शिक्षा में आगे बढ़ने से रोकने का काम स्कूली स्तर पे ही हो रहा है। तो मैं उल्टा अभी कहूंगी, एक हाँ खास वर्ग को सिर्फ आगे जाने का मौका मिलेगा, जी। तो ये रोकने का अनुभव नहीं। एक खास वर्ग सिर्फ जिन जो संपन्न है, जो ये है, वो उनको मौका मिलेगा। सरकारी यूनिवर्सिटीज में टीचर्स भी इस तरह हो गए हैं, कोर्सेज भी ऐसे हो जाएंगे कि हाँ आप आए तो हैं पर आप उसके आगे क्या कर सकते हैं, कितना आप, दृष्टि नहीं है कुछ भी। कितना पर्सपेक्टिव है, कितनी क्वालिटी है आपकी शिक्षा की कि आप आगे क्या करेंगे उसके आधार पे। तो इसलिए ये हमारे लिए, जो हमारी यूनिवर्सिटीज बनी हैं, जो हमारे स्कूल बने हैं सरकारी तंत्र के अंतर्गत, उनको बचाना है और उनको और बढ़ाना है। बल्कि जो अभी नहीं भी आ रहे हमारे बच्चे, जो आगे स्टूडेंट्स नहीं आ रहे, उनका क्या 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 करे, वो क्या पढ़े, अच्छे कोर्स बने, और उनको ऐसा ना हो कि हम जल्दी से जल्दी उनको बाहर निकालें। तो जो बात आप बता रही हैं ये तो बहुत डरावनी है। हाँ और ऐसा लगता है कि जो लोकतंत्र है हमारा या जो संवैधानिक वैल्यूज हैं का भी वायलेंस हो रहा है, बराबरी के अधिकार का वायलेंस हो रहा है, बिल्कुल। क्योंकि लड़कियां जो आपने जब आरटीई हाँ बनाया, राइट टू एजुकेशन एक्ट बनाया, तो उस समय ये था कि गरीब बच्चा जो दूर से स्कूल में नहीं आ पाता तो उसके लिए हॉस्टल की व्यवस्था वहीं पे होनी चाहिए। लड़कियों के लिए 1 किलोमीटर के अंदर स्कूल होना चाहिए ताकि वो आ पाए, लेकिन अब तो ऐसा नहीं हो रहा। तो और जो हमने कहा कि बराबरी केवल ये, क्योंकि अब हम ये देख रहे हैं जो हमारे कई टीचर्स हैं, कल ही मैं किसी से मिली जो कि पहले एक कॉलेज में पढ़ाते थे सरकारी हमारी यूनिवर्सिटी में, अब एक बहुत जानी मानी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पढ़ा रही हैं। कह रही हैं कि हाँ मैं गई हूँ वहाँ क्योंकि मुझे फ्रीडम है थोड़ा, क्या मैं पढ़ाना चाहती हूँ क्या नहीं, पर स्टूडेंट्स की क्वालिटी पहले बेटर थी। बेटर थी। जिस जगह हम पढ़ाते थे एक डाइवर्सिटी थी, एक हम्म। अलग अलग एहसास था लोगों का अनुभव। आज वो स्टूडेंट्स नहीं है, सिर्फ पैसे वाले घरों से आ रहे हैं, आगे कितना पढ़ना चाहते हैं उसमें भी हमें मालूम नहीं कितना। मगर हाँ ये है कि हमें अभी थोड़ी जगह मिल रही है, एक थोड़ी छूट मिल रही है, जो कि अब सरकारी संस्थाओं में भी अब कम हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि आगे आने वाली जो जनरेशन, हमारा जो भविष्य है, हाँ तो वो तो बहुत कुंद दिमाग हाँ होगा। हाँ। वो तो जो हमें, लिबरलाइजेशन है, एक दूसरे को एक्सेप्ट करने हाँ, की जो एक फील एक होता है, समझ एक समझ बनाना, बना। डेमोक्रेसी का मतलब ही ये है। हम्म। जब हमें वोट मिला और कहा गया कि अगला कदम ये है कि एजुकेशन में ही हम एक दूसरे को समझ सकेंगे, हम्म। बंधुत्व ऐसे नहीं आएगा, हवा में नहीं आएगा। हम्म। वो तभी आएगा जब एक स्थल, शिक्षा का स्थल जैसा होगा, जिसमें हम एक दूसरे के साथ काम करेंगे, सीखेंगे, पढ़ेंगे, प्रयोग करेंगे, अवलोकन साथ करेंगे, साथ बैठेंगे, साथ साथ बैठेंगे, खाना खाना खाएंगे। खाएंगे। वही होता है, उसी से हम एक दूसरे को समझते हैं, और लोकतंत्र वैसे ही बनता है। हम्म। नहीं तो नहीं बनता कि हम अलग अलग अपनी जगहों में बैठे। तो ऐसे में आखिरी सवाल आपसे, क्या किया जाए एक व्यक्ति के तौर पे, सामाजिक संस्थाओं का, शिक्षकों का, और जो मिडिल क्लास है, ये क्या भूमिका रहे कि हम क्या करें कि स्थिति को सुधार पाएं कुछ, और इसमें कुछ हस्तक्षेप कर पाएं? सबसे ज्यादा भूमिका है हमारी, जो पहले ही जिनको मौका मिल चुका है, मिडिल क्लास है, सबसे ज्यादा शिक्षा की सुविधाएं हमें मिली हैं। हम्म। तो अब कि हम थोड़ा सचेत रहे, हम सिर्फ मंत्रमुग्ध ना हो जाएं कि बड़ी अच्छी भाषा सुन ली हमने कि वाह वाह वाह, बहुत चेंज आ गया, बहुत कमाल आ गया। देखे तो सही कहाँ चेंज आ गया, क्या हो रहा है, लोगों को मालूम तक नहीं है।
और ध्यान से थोड़ा देखें कि हमारे आसपास जो स्कूल है उनका क्या हाल है, यूनिवर्सिटीज का क्या हाल है, क्यों हम अलाउ कर रहे हैं कि ये एडमिशन ऐसा टेस्ट हो। अगर बोलते हैं लोग, स्टूडेंट्स तो नीट में आ गए थे जब, जी कितने जोर से उनकी आवाज बुलंद थी कि भैया अब नीट में इतना घपला हो रहा है, हमें ऐसा इम्तिहान नहीं देना है। तो हम इन चीजों को थोड़ा और गौर से देखें कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है। हम देखें कि किस तरह के इम्तिहान लिए जा रहे हैं, वो कुछ मायने रखते हैं कि नहीं। उसके लिए बच्चे पूरी जिंदगी लगा रहे हैं, अपनी जिंदगी लगा के वो इम्तिहान देने जाते हैं, उसका कुछ मायने है कि नहीं। तो हम लोग अगर जिन्होंने शिक्षा प्राप्त की है, सबसे ज्यादा उनकी जिम्मेदारी है कि हम लोग बिल्कुल निश्चिंत होके बैठे हुए कि ठीक है, अब जो हो रहा है हो हमारा रहा है, टाइम तो जा चुका हमारा टाइम जा चुका है। मुझे लगता है हमारी जिम्मेदारी और हमारे साथ जो अगली पीढ़ी है उसकी जिम्मेदारी है कि हम इसको कैसे दुरुस्त करें। पहले समझें कि कहाँ लोग छट रहे हैं, क्या हो रहा है, किस तरह के इम्तिहान पूछ के लोग पास हो रहे हैं, इसका कुछ मतलब भी है इस इम्तिहान का। लोग देखते नहीं है, चाहे वो 5वीं का इम्तिहान है, चाहे वो 10वीं का है, कितना मीनिंगलेस सवाल रट के आप इम्तिहान ले लो। हम सिर्फ खुश हो जाते हैं हमको 99% आ गए। अरे 99% किस पे आए? तो हम लोग गौर से हर चीज को देखें। क्यों ये स्कूल बंद हुआ, कितने टीचर्स हैं यहाँ पर, क्या टीचर्स क्या काम कर रहे हैं, उनको वो काम कर भी पा रहे हैं कि नहीं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं या सिर्फ बोर्ड पे लिख रहे हैं और बच्चे उतार रहे हैं। तो हम इंस्पेक्टर ना बने, पर हम एक सपोर्टर बने। जी, तो हम सपोर्टर बने। और ये जो शिक्षा व्यवस्था जिस तरह से गर्त में जाती हुई दिखाई दे रही है, जो आईना अनीता रामपाल जी ने दिखाया है, इस तस्वीर को कुछ बदल पाए हम, उसमें कुछ हस्तक्षेप कर पाए, हम जहाँ पे भी हैं उसके आसपास हम नज़र रखें, और ये नज़र रखें कि ये जो शिक्षा है, जिस तरह की शिक्षा है, हर दौर की शिक्षा, वो कैसा इंसान पैदा कर रही है और वो इंसान इस समाज को कैसा समाज बना देगा। बिल्कुल है, अगर अच्छा इंसान बनता है, एक मानवीय संवेदनाओं वाला इंसान बनता है, दूसरे की इज्जत करने वाला इंसान बनता है, तो वो वैसा ही समाज हमारी हर नीति ने पहले ये कहा था, शुरू से लेके आजादी के टाइम से, कि शिक्षा हमको अपने से हटकर दूसरों का सोचना और समझना सिखाए, ताकि तभी हम बदल सकेंगे। और हमारी नीति एक पॉलिसी रिपोर्ट, एक रिपोर्ट कहती है हमारी कमीशन की, मुदलियार, कि सिर्फ ये कहना मेरा देश महान मैं, ये देश प्रेम नहीं होता जी। देश प्रेम वो होता है कि नजर पैनी रखे, अवलोकन रखे, समीक्षा करें कि क्या सही नहीं हो रहा, जिसको फिर हम बदल सकते। तो बहुत देश प्रेम है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।